नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का न्यूज़ डिस्कशन सेशन शुरू हो रहा है। आज जो समस्या है पलायन की, देश से ग्रामीण मजदूर शहरों से गांव की तरफ लौट रहे हैं और विदेशों में फंसे हुए हमारे नागरिक भी देश की तरफ आना चाहते हैं। इससे याद आता है कि शहर में की इतनी मेहनत और फुटपाथ पर सोए, शहर में की इतनी मेहनत और फुटपाथ पर सोए, अगर गांव में करते तो अपना घर बना लेते। पुनः गांव की ओर लौट रहे हैं लोग। आइए, द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, अक्रॉस द गल्फ कंट्री में हमारे इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो इस समय वहाँ पे फंसे हुए हैं और भारत से ये आशा की जा रही है कि उन्हें अपने देश वापस बुला लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या दिया है इस आर्टिकल में। पहले तो जान लेते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो इसमें 6 कंट्रीज आती हैं: सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत, जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इस आर्टिकल को हम बिंदुवार जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, और ऐसे भी सबको पता है कि लगभग 8 मिलियन लोग भारत के गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, जिसमें 50% अनस्किल्स हैं और 30% सेमी स्किल्स वर्कर हैं और 20% स्किल्ड हैं। जो इस समय कोरोना के कारण जॉबलेस हो गए हैं, उन्होंने भारत से गुहार लगाई है कि उन्हें अपने देश बुलाया जाए। भारत और खाड़ी के देशों को संबंध मजबूत करने के लिए यही भारतीय एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। इन्हीं के कारण हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत वृद्धि होती है, अतः ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में भारत और गल्फ देशों के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं थे, पर आज हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। कोविड-19 के कारण इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। वो अपनी दवाएं भी, जैसे डायबिटीज़ आदि की दवाएं भारत से मंगवाया करते थे, तो आजकल सेवा बंद होने के कारण, सीमा सील्ड होने के कारण उन्हें वो दवाइयां भी भारत से नहीं पहुंच पा रही हैं। ये दवाइयां भारत से मंगवाने पर उन्हें सस्ती पड़ती थी। जॉबलेस हो गए हैं, रोज़गार इस समय नहीं है उनके पास, और खाड़ी देश चाहते हैं कि उन्हें वापस बुलाया जाए। अब वहाँ रहने का उनका कोई कारण नहीं बन रहा है। ये देखिए, इसमें पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। भारत को इसके उपाय करने चाहिए। केरल जैसे राज्य, जहाँ के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब करते हैं अरब कंट्रीज़ में, वो भी केरल का कहना है कि वो बुलाने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को ऐसे कुछ प्रयास करने चाहिए जिससे वो हमारे देश वापस आ सकें। वो हमारे देश के नागरिक हैं या नागरिक नहीं भी हैं, उन्होंने तो भी मूल निवासी हैं। हमें बुलाना चाहिए और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कोरोना से बचने के नियंत्रण के उपाय के साथ साथ उन्हें यहाँ बुलाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगला आर्टिकल है द हिंदू में, वर्चुअल रियलिटी करके टेलीमेडिसिन पे, कि टेलीमेडिसिन क्या है। तो पहले, अभी जो दौर कोविड-19 का है, इस समय कुछ ही उपकरण लाभकारी हो रहे हैं, बाकी बहुत तरह की दवाइयाँ और जो हमारा स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह काम कोविड-19 में नहीं कर रही हैं। पर फिर भी कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौर में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में हमारे लिए लाभकारी है। ये कई प्रकार से हमारे लाभ में आ रही है, जैसे शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दी जा रही हैं, बहुत लाभकारी हैं। मनोरंजन का भी एक साधन है और अन्य क्रियात्मक कार्य भी लोग कर रहे हैं इसके थ्रू, जो लॉकडाउन में बोरियत फील ना करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क्स कर रहे हैं।
फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, जो इस लेख में बताया गया है। तो टेलीमेडिसिन क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके स्वास्थ्य की देखभाल करना टेलीमेडिसिन कहलाता है। यानी कि इंटरनेट के थ्रू किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले लेना और उससे रोग निदान के कारण जान लेना, उनका इलाज कर लेना दूर बैठकर ही, ये टेलीमेडिसिन कहलाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे लाभ होगा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की जो कमी है उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कम पड़ेगा। हम घर बैठकर भी अपना इलाज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। या कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कुछ और प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर घर पे भी दवाई मंगवा के इलाज कर सकते हैं। इससे फिजिकल डिस्टेंस भी संभव रहेगी, संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। भारत में सन 2000 में इसका प्रयोग किया गया था टेलीमेडिसिन का, परंतु कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए, इससे ये बहुत प्रयोग में नहीं आया। पर कोविड-19 के समय ये उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए लोगों से कहा है कि इसका उपयोग करें। अतः आगे के लिए इसमें कोई उचित फ्रेमवर्क बनाकर टेलीमेडिसिन को प्रचार प्रसार किया जाए और इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आगे एक आर्टिकल है जनसत्ता में, अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना मरीजों का इलाज, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। तो आइए जान लेते हैं कुछ शब्दों में कि ये है क्या, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अभी इस पर पूरी तरह से सिद्ध नहीं है कि ये कारगर है कि नहीं, पर इसकी परीक्षण की अनुमति मिल गई है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के रक्त प्लाज्मा से इस रोग से पीड़ित अन्य मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर नवल विक्रम ने बताया कि कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के खून से कोरोना पीड़ित 4 लोगों का इलाज किया जा सकता है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल विक्रम के मुताबिक यह उपचार प्रणाली इस धारणा पर काम करती है कि वे मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं और उनसे हमें आगे उनका ब्लड सैंपल लेकर आगे और मरीजों के इलाज में सुविधा मिलेगी। एक पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस, आज है 17 अप्रैल को, जिसमें भारतीय किसान यूनियन ने एक विशेष पैकेज की मांग की है। इन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक अलग से पैकेज जारी करना चाहिए, जिससे किसानों की सहायता की जा सके। आगे एक आर्टिकल है, असमानता की बढ़ती खाई। असमानता तो विश्व में, हमारे देश में सभी जगह पहले से भी व्याप्त है और भी बढ़ रही है। जो सर्वहारा वर्ग की कल्पना कम्युनिस्ट ने की थी कि सभी बराबर हो जाएंगे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया है। 1990 के दशक के बाद यह और भी वृद्धि हुई, एक वर्ग अधिक अमीर होता गया और एक वर्ग गरीब होता गया। इसमें महिलाओं की स्थिति भी बताई गई है कि बहुत दयनीय है, उनका काम सिर्फ लोगों की सेवा करना मात्र रह जाता है, या वो कुछ ही हैं जो प्रॉपर वर्क में हैं या जो प्रॉपर किसी जॉब में हैं, बाकी उनके काम को गिना ही नहीं जाता। हमारे यहाँ लैंगिक असमानता भी बहुत अधिक है। अभी के रिपोर्ट में कि 153 देशों में भारत की लैंगिक असमानता का नंबर 112 है, यानी कि भारत 112वें स्थान पर है लैंगिक असमानता में। ऊपर की 10% जनसंख्या के पास देश की 74% लगभग संपत्ति है और बाकी 90% के बराबर, बाकी 90% लोगों के पास 15-16% या 20% के लगभग संपत्ति का वितरण है। 10% पे लगभग 74% संपत्ति का एकाधिकार है। यही इस आर्टिकल में मुख्य बिंदु थे। जीवन और आजीविका को बचाने का संघर्ष, ये भी एक आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि
इस समय पूरी दुनिया एक अदृश्य बीमारी से जूझ रही है, जिसमें शत्रु पूर्ण रूप से व्याप्त है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है और ये दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक संकट भी बहुत गहरा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले भी सुस्त ही चल रही थी कि अचानक इस महामारी के आ जाने से उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। तो ऐसे उपायों को खोजने का प्रयास किया जाए जिससे इस महामारी के साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह सुदृढ़ ना भी हो पाए तो कम से कम कुछ हद तक तो इसमें बदलाव आए, ये अपनी सही दिशा में काम करे और लोगों की आजीविका खतरे में ना पड़े। जान के साथ जहान की चिंता भी आवश्यक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल और इम्पोर्टेंट न्यूज। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।